हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बेटा सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। कैसे हैं सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से बढ़ते रहिए। बेटा आज हम बात करने वाले हैं मोल अवधारणा, यानी मोल कंसेप्ट को न्यूमेरिकल में बात करेंगे। आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, सब टॉपिक पे बात करेंगे और न्यूमेरिकल सहित बात करेंगे। यानी अगर बात किया जाए तो मोल अवधारणा एवं विलयन की पूरी सांद्रता के बारे में हम बात करने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, दिल दिमाग डाटा, तीनों को लेकर साथ में बैठना है। नोट्स क्लास से बनाना है विथ पीडीएफ, चीजें तुम्हें मिलती जाएगी। जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा मैं आगे से हट जाऊंगा बेटा, और जब आगे से हट जाऊंगा तो आप यहां से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नोट्स बनाने में। तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम को हम खराब नहीं करेंगे, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चीजों को अच्छी तरह से। सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग सभी को। बेटा सभी लोग अच्छे से पढ़िए, बातें आपस में कोई नहीं करेगा, ना कोई बात करेगा, ना कोई चीज करेगा, सिर्फ क्या करेगा, फोकस करेगा, पढ़ाई पे फोकस करेगा। क्योंकि आज के दिन हम एक बार फिर से चैप्टर का पूरा कवरअप करने वाले हैं। इसके बाद हम एक लेक्चर और लाएंगे, तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल भी आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से पढ़ सकता है, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है वो भी अपने आप को इंप्रूवमेंट करता है। बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि आज हमें क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरा नाम है अंकित पांडे और हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बेटा आज का जो टॉपिक है सबसे ध्यान से सुनना, और सारे टॉपिक बहुत लॉजिकल है बेटा। मतलब आज के जो टॉपिक होंगे उसमें न्यूमेरिकल भी होगा शामिल, जैसे मोल अवधारणा, अवोगाद्रो संख्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन, विलयन की सांद्रता, भार प्रतिशत, भार आयतन, भार भार संबंध, भार आयतन प्रतिशत। और इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, मोलरता के बारे में बात करेंगे। बेटा हम मोलरता के बारे में बात करेंगे, हम मोल अंश के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बेटा, मोल अंश के बारे में बात करेंगे हम। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, यहाँ पे तीसरा मोल ललता के बारे में बात करेंगे, मोल ललता के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम यहाँ पे, और बात करेंगे यहाँ पे हम नॉर्मलता के बारे में। किसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे। और हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मलता के बारे में। और ऐसे ऐसी चीज़ों को करके हम अच्छे से इन डिटेल चैप्टर करेंगे। और ये जितने टॉपिक हैं इन सारी टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल में भी बात करेंगे। यानी एक एक टॉपिक का जैसे जैसे टॉपिक करवाएंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल भी करवाते चलेंगे, और सारे टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास पहला टॉपिक क्या है बेटा, यहाँ पे मोल अवधारणा। क्या है, मोल अवधारणा। अब सबसे बड़ी चीज आती है बच्चों के माइंड में कि सर मोल अवधारणा है क्या। मोल अवधारणा तो जो होगी होगी, मोल के बारे में कुछ बातें चीजें करना है हमें। मोल का मतलब हो गया भी एक तरह का ये शब्द है, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मोल आया क्यों, मोल हम पढ़ते क्यों हैं, कहां से आया, क्यों आया, और इसका केमिस्ट्री में क्या रोल है। तो आ जाओ चलते हैं पहले मोल के बारे में जो हमारा टॉपिक है, समझे मेरी बात को। चलो तो ये हमारा मोल अवधारणा पहला टॉपिक है। यहाँ से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, अगर नहीं होता है तो जैसे जैसे हम लिखवाते चलेंगे वैसे वैसे तुम लिखते चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है बिटवा। चले स्टार्ट किया जाए, चलो भैया एक बार फिर जोर लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, तो सबसे पहली चीजें बात आती है मोल। तो पहला क्वेश्चन है कि मोल आया क्यों। पहला क्वेश्चन क्या होता है, मोल आया क्यों। क्यों ये है क्या, एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है क्या। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात किया ही नहीं जाता, बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बात किया जाता है, जैसे परमाणु, अणु, कण, आयन। ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब हम या तो इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो भी हमको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, हम वहां पे भी जल्दी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम बहुत बड़ी चीज़ों को यूनिट निकालते हैं या मात्रा बोलते हैं, उसको हम कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या वैल्यूएशन रखें। क्योंकि अगर हमें अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हमको जानना होती है, इसका कितना भार है, इतना किसका द्रव्यमान कितना है, इसका आयतन कितना है,
उसके लिए तो हम भैया किलोग्राम बना रखे हैं, लीटर बना रखे हैं, मिलीलीटर बना रखते हैं, ग्राम बना रखे हैं, हम यहाँ पे फुट बना रखे हैं, इंच बना रखे हैं, लंबाई बना रखे हैं, मीटर बना रखे हैं। लेकिन जब बात आती है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, तो वहाँ सिर्फ एक ही शब्द आता है और जिसका क्या नाम होता है, जिसका नाम होता है मोल। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहली चीज मोल का उपयोग इस वजह से होता है कि हमारी केमिस्ट्री में अणु, परमाणु, आयन, जो भी बोलना चाहो बोल लो, करके बहुत छोटी छोटी मात्राओं के बारे में अध्ययन करना होता है। तो उसके मापन के लिए, उसके चीज़ों को हमें अनुमान के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। अब उसी के लिए हम एक शब्द बोल देते हैं मोल। अब मोल है क्या? मोल जस्ट अ नाम, एक तरह का नाम है जिसके इक्वल में कुछ ना कुछ होता होगा। जैसे आपने डेली लाइफ में पढ़ा होगा क्या, एक दर्जन। तो आपने जब एक दर्जन पढ़ा तो एक दर्जन का क्या मतलब निकला? एक दर्जन मतलब क्या पढ़ते हो आप कि एक दर्जन पढ़ते हो आप, ऐसे पढ़ते हो, ध्यान सुनो, आप करते हो एक दर्जन। तो एक दर्जन में तो जानते हो तुम कितना आता है, मान बोलिए एक दर्जन केला बोला गया। अगर एक दर्जन केला बोला गया तो तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते हो एक दर्जन में 12 केला आएगा, यही तो बोलते हो ना, यही बोलते हो ना। ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि एक दर्जन गिलास, आपने बोला एक दर्जन गिलास, तो एक दर्जन में क्या आता है बेटा, एक दर्जन में आएगा 12 गिलास, यही तो आएगा। तो ये क्या होता है, एक तरह का यूनिट होती है, इकाई होती है। क्या होती है बेटा? एक तरह की इकाई होती है। एक दर्जन क्या है? एक तरह का इकाई है। जैसे एक दर्जन है, जैसे बोला गया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम आलू, तो आप क्या बोलते हो सर, एक गुना मतलब 1000 ग्राम आलू, ऐसे बोलते हो ना। जब बोला गया एक दर्जन थाली, मतलब 12 थाली, ऐसे तो पढ़ते हो आप। एक दर्जन थाली का मतलब कितना हो गया, 12 थाली। या एक दर्जन कुछ भी, तो आप सीधा 12, एक यूनिट आपको पता है कि भैया एक दर्जन में 12 इकाई होती हैं, क्लियर बात है। एक दर्जन में 12 इकाई होती हैं, सिंपल सी बात है। बाकी 12 इकाई का मतलब क्या हो गया, 12 यूनिट। 12 यूनिट का क्या मतलब हो गया, 12 वस्तु हो गया। जैसे एक दर्जन बोतल बोला गया एक दर्जन बोतल, तो एक दर्जन मतलब इसी के जैसे 12 बोतल। इसी तरह हमारा मोल होता है। तुमसे बोला गया एक मोल, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पे लिखा गया एक दर्जन बराबर 12 यूनिट। अब यूनिट मतलब है एक दर्जन केला बोला गया। अगर एक दर्जन केला बोला गया, ध्यान से सुनना, बस सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत आसान होता है बेटवा। तो आपने बोल दिया 12 केला आएगा इसके अंदर, 12 केला बोला। इसी तरह बोला गया एक मोल, तो एक मोल में होता है क्या, 6.022 गुणे 10 के घाते 23 AMU, ठीक है। या यूनिट बोल सकते हो आप, या सीधा यूनिट बोल सकते हो आप। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन आप सीधा क्या बोल सकते हो, AMU की जगह सीधा यूनिट बोल सकते हो। अब कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा ठीक है भैया नहीं आया, चलते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। अब कहोगे ठीक है समझाइए, हमने कहा आ जाइए समझा देते हैं। हमने कहा लिखो एक मोल केला चाहिए। क्या चाहिए, एक मोल केला चाहिए। हमने कहा लिखो एक मोल केला चाहिए, तो एक मोल मतलब इतना यूनिट, 6.022 गुणे 10 के घाते 23 केला। समझ गए मेरी बात? जैसे एक दर्जन में 12 यूनिट, वैसे एक मोल में इतना यूनिट। एक मोल जस्ट अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो ये 32 ग्राम सल्फर के बराबर होती है। 32 ग्राम सल्फर के बराबर होती है, मतलब ये एक मुट्ठी में आ जाएगा। अगर इसको हम केमिस्ट्री में लागू करते हैं तो 32 ग्राम सल्फर के बराबर होती है, ये एक मुट्ठी में आ जाता है। लेकिन इसी को अगर फिजिक्स में पढ़ेंगे, अगर तो पता नहीं कितना आप सन से लेकर यहाँ तक मून तक इसका कितनी बार आप क्या कर सकते हो, चक्कर लगा सकते हो, इतना डिस्टेंस होता है ये भाई। 6 समझो, यहाँ समझो 6 के बाद यहाँ पे पता नहीं कितने जीरो, 23 जीरो, इस तरह से इसे बढ़ता चला जाएगा ये, समझे। तो केमिस्ट्री में बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिजिक्स में हम इसको यूज नहीं करते हैं। कहीं कहीं बहुत बड़ी चीज़ों के लिए अगर अनुमान लगाना होता है तो हम इसे बोल देते हैं। फिजिक्स में क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि एक वर्ष में जितना प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। इसी तरह केमिस्ट्री में यहाँ पे एक मोल दे दिया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हम क्वांटिटी करने के लिए बोलते हैं। आ जाओ थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको, हम थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ आ जाओ, चलो
यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। अब आ गई सर कि समझ में कम आ रहा है, थोड़ा और समझिए डिटेल में। हमने कहा 1 दर्जन गिलास, तो तुमने कहा क्या बोलोगे सर? सर इसमें 12 गिलास आएंगे, यही बोलोगे ना आप, 12 गिलास आएंगे। हमने कहा फिर एक काम करो, 1 मोल गिलास, 1 मोल गिलास में कितना आएगा ये बताओ। 1 मोल गिलास में क्या आ जाएगा? तो आपने कहा सर इसमें तो आएगा 6.022 गुणे 10 के घाते 23 गिलास, यही बोलोगे आप। आप बोलोगे यस सर ये तो पता है। हमने कहा 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, तो आपने कहा सर इसमें भी हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के घाते 23 ऑक्सीजन। हमने कहा 1 मोल आप नाइट्रोजन तत्व ले लो, ऑक्सीजन तत्व ले लो, तो आपने कहा 6.022 गुणे 10 के घाते 23 नाइट्रोजन आ जाएगा। हमने कहा 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन तत्व को ले लो, तो आपने कहा 6.022 गुणे 10 23 हाइड्रोजन। मतलब जस्ट आ सेकेंड, 1 मोल का ही मतलब हो गया इतना ही क्वांटिटी होगी और कुछ नहीं होगी, इतने यूनिट होंगे इसके अंदर, इतना यूनिट होंगे। हमने बोला तुम कितना बड़ा से बड़ा सूत्र ले लो, हमने कहा कि 1 मोल Na2CO3 ले लो, यूनिट नहीं होगी 6.022 गुणे 10 के घाते कितना हो गया 23 हो गया। हमने कहा 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, कितना हो गया 6.022 गुणे 10 के घाते कितना हो गया 23 हो गया। मतलब 1 मोल में इतना ही यूनिट होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये इस तरह से है जैसे 1 मोल, जैसे 1 दर्जन H2O लिया गया तो कितना बोलोगे आप? सर 12 H2O, यही तो बोलोगे भैया। 1 दर्जन में तो 12 H2O हो गए। ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सब उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हो आप, है ना। और एक अच्छा समझ लो, जैसे बोला गया कि 1 रुपया, तो 1 रुपया में कितना 100 पैसा, तो पैसा क्या हो गया इसकी तरह यूनिट हो गया। इसी तरह 1 मोल, 1 मोल क्या है? एक तरह की नाम है जो इकाई में चेंज करता है, यूनिट में चेंज करता है, इसमें इतने लोग होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो इसका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वो नहीं होता है कि 1 मोल बराबर, इसी को हम एवोगाड्रो संख्या भी बोल देते हैं, इसी को हम एवोगाड्रो संख्या ही बोलते हैं, इसी को हम एवोगाड्रो संख्या बोल देते हैं। इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपने कहा हाँ ये बातें समझ में हमें आ गई। तो यहाँ से हम बताते हैं मोल, मोल की परिभाषा निकालते हैं। मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, या लिख सकते हो आप भार बटा परमाणु भार, परमाणु भार, या आप लिख सकते हो भार बटा जो हमारा सूत्र भार, सूत्र भार, या भार बटा जो भी संख्या तुम्हारे पास होगी 6.022 गुणे 10 के घाते क्या हो गया 23 हो जाएगी। ये हमारा मोल बराबर सारे सूत्र हम यूज कर सकते हैं, जो जो यूज करना चाहो आप। सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है सर? सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज करते हैं। मोल को हम हमेशा डिफाइन करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन से हमेशा हम मोल को प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं स्मॉल एम लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो मोल लिखा गया है। और जो हमारा भार होता है, भार, इसको हम करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। और जो हमारा अणु भार होता है इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, इसको हम डल करते हैं कैपिटल एम से। किससे कह देते हैं? कैपिटल एम से कह देते हैं। और एन क्या होता है हमारा? एल होता है हमारा मोल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब बात आएगी सर परिभाषा थोड़ा बता दीजिए, आप आएगी बात, अब परिभाषा बता दीजिए। तो यहाँ से लिखो परिभाषा क्या होगी, यहाँ से क्या होगी परिभाषा, चेक करो परिभाषा निकालो इसका। मोल बराबर क्या लिखा आपने? भार बटा अणुभार। ये भार किसका होगा? किसी तत्व का हो सकता है, ध्यान सुनो, भार किसका होगा? ये किसी तत्व का हो सकता है, किसी परमाणु का हो सकता है, ठीक है, किसी अणु का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है भार यहाँ पे। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे आप? मोल किसे कहते हैं? अगर परिभाषा लिखना पड़े तो क्या लिखोगे परिभाषा में? तो परिभाषा में सीधा सीधा लिखो कि भार और अणुभार, अगर ये बटा में है तो क्या हो जाएगा? अनुपात। तो सीधा सीधा लिख दोगे भार तथा अणुभार, अणुभार के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? हम मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? बातें नहीं करना बेटा,
क्या कह देते हैं इसको हम? मोल कह देते हैं। एकदम क्लियर बात है। क्या कह देते हैं इसको हम? मोल कह देते हैं। क्या इतनी बातें हमारी क्लियर है सभी को या नहीं क्लियर है, ये बताओ। इतनी बातें तो सभी को क्लियर होगी एकदम। अब कैसे निकाला जाएगा? जैसे सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे मैं इस पर न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ऐसे समझो। बहुत छोटा सा बहुत आसान सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 58.5 ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे, कितने मोल होते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर निकाला जाए। तो क्या पूछा है? ये मोल पूछ रहा है। तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है भैया? तो आपने लगाया मोल बराबर यहाँ पे भार बटा, आपने लगाया यहाँ पे अणुभार। आपने कहा हाँ ये भार और अणुभार दोनों हमारा एक ही हो गया। हमने कहा हाँ। अब ध्यान से सुनो, किसका भार किसका अणुभार? तो आप कहोगे यहाँ पे सर भार किसका दिख रहा है यहाँ पे? ये 58.5 ग्राम NaCl। अब NaCl जो दिया गया है इसी का भार दिया गया है, तो जो उसका भार दिया होगा उसी का हम अणुभार भी निकालेंगे। यहाँ पे NaCl के अलावा और तो कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक तरह का मान लो यौगिक है, एक तरह का मान लो अणु है। ठीक है, तो क्या वो हो गया यहाँ पे कि भार। अब भार क्या हो गया हमारे पास? जो दिया रहता है 58.5 बटा अणुभार कैसे निकालेंगे NaCl का? देखो बेटा NaCl का अणुभार कैसे निकालते? देखो इसका होता है 23 प्लस इसका होता है 58.5। ठीक है, तो 23 और 35.5 होता है, माफ़ करना। इसका होता है 35.5। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया 58.5। 58.5 इसका भी आ गया। फिर हमने क्या किया? हमने कैंसिल कर दिया। हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो आ गया हमारे पास 1 मोल। ये हमारे पास निकल के चला आया। ये हमारे पास क्या हो गया? निकल के चला आया। आपने कहा ठीक है दूसरा बताइए। हमने कहा आ जाओ बता देते हैं दूसरा। यहाँ पे हमने कहा कि जैसे यहाँ पे 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे? तो आपने कहा कि हमारे पास मोल बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास? मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। तो भार कितना दिया गया है चेक करो। भार दिया गया है हमारे पास 18, अणु भार दिया गया है 18। कैंसिल कर दिया हमने 1 मोल। जल का अणु भार कितना होता है बेटा? जल का अणु भार होता है 18। कितना होता है बेटा? 18 इसका अणु भार होता है। समझे मेरी बात? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। चीज़ें अणु भार निकालना बताएंगे, टेंशन मत लो। कैसे निकाला जाता है ये भी बता देंगे, लेकिन आपके पास आपके बुक में एक सारणी दी होगी, चेक कर लो। तत्व का नाम दिया होगा, तत्व को प्रतीक करने वाले संख्या दी होगी और उसमें अणुभार निकालने का सिस्टम दिया होगा। अणुभार भी सामने दिया होगा, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आई एम प्रेजेंट ऑलवेज फॉर यू। समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भैया। तो ये हो गया हमारा मोल की बातें, मोल अवधारणा। प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया। क्या ज्ञात किया? कि जो कार्बन 12 होते हैं, मतलब कार्बन में 12 परमाणु के ग्राम में 6.010 परमाणु या Na। देखो Na का क्या मतलब होता है? Na का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या। क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या। और इसी को हम बोलते हैं 6.022 × 10⁻23। ये भी आवोगाद्रो संख्या ही बोला जाता है। मतलब 1 मोल बराबर आवोगाद्रो संख्या आप लिख सकते हो, वो लिखना चाहे तो उपस्थित होते हैं। अर्थात सरल रूप में 1 मोल पदार्थ का मतलब क्या हो गया? जिसमें परमाणु होंगे, अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ गया मेरी बात? इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि 1 मोल परमाणु में क्या हो सकते हैं? वो चाहे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं भैया। की मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 × 10⁻23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। इकाइयाँ का मतलब क्या होता है? वस्तु से आप कर लो, तो इकाई मतलब यहाँ पे वस्तु होती है। इतनी वस्तु यहाँ के अंदर इकट्ठित होती हैं। तो ए मोल को समानता एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आप नोट्स में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये टॉपिक यहीं पर होता है ख़त्म। आगे बात करते हैं हम। अगला टॉपिक हमारे पास होती है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या वही होती है जो मोल संख्या होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करनी है, बहुत सिंपल से बात करनी है हमें। किसी पदार्थ
परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन आयन आदि के 6.022 × 10⁻23 कणों में एक मोल को दर्शाने वाली संख्या को आवश्यक होती है। तो सिंपल में अगर परिभाषा तुम इसको और करके लिखना चाहो ऐसे लिख के, अथवा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि एक मोल को दर्शाने वाली संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको हम? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है बेटा, वही चीज़ है आवोगाद्रो संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? Na से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Na से हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Na से क्या करते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इसको आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। यस सर, जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनो, ऐसे लिखा गया है, एग्जाम्पल में समझो। यहाँ पे लिखा गया है जल H2O का मोलर द्रव्यमान। ये तो मोलर द्रव्यमान हो गया, 18 ग्राम हो गया, ये तो अलग चीज़ हो गई है। तो अवोगाद्रो की संख्या का मतलब यही समझ सकते हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, अवोगाद्रो की संख्या यहाँ पे ये होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? किसी प्राणियों को अगर दिक्कत हो बता सकते हो आप? नहीं, अवोगाद्रो संख्या मतलब यही। क्या अगर बोला गया कि अवोगाद्रो संख्या कितने होते हैं, तो बोला गया कि एक H2O Na, तो मतलब ये वही बोल रहा है कि एक मोल H2O, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? मोल मान सकते हो आप, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो मोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, अगर पता है तुम्हें? मोल शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? वो किया था ओस्टवाल्ड ने। कौन किया था इसका? ओस्टवाल्ड ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था मोल शब्द का। उसके बाद फिर मोल निरंतर कामों में आने लगा। सबसे पहले इसका ओस्टवाल्ड ने किया था। समझे मेरी बातें? यहाँ तक किसी प्राणी को दिक्कत तो नहीं है? बातें नहीं करिए बेटा, बातें करोगे तो दिक्कतें आएंगी लल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे? मोलर द्रव्यमान। इसको आप मोलर मास कहते हो। ठीक है, या इसको हम और भी बोल सकते हैं अणु भार बोल सकते हैं। अणु भार, क्योंकि मोलर का मतलब होता है अणु ही होता है, मोलर मास। ठीक है बेटा, चलो, किसी पदार्थ के एक मोल अर्थात इतने कणों का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यही है हमारे, इसको हम बोलते हैं अणु भार। ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसे हमारी बात को ध्यान से सुनना। जैसे हमने कहा, देखो यहाँ पे कुछ मैं मोलर मास तत्वों के परमाणु भार लिखता हूँ। ध्यान से सुनो, परमाणु भार लिख देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं निकालना सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो तत्वों के परमाणु भार जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है कितना? 1, सोडियम कितना होता है बेटा? 23 होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास और क्या होता है? कैल्शियम कितना होता है सर? हमने मान लिया 40 होता है। ऐसे समझ लो। ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, जो हमारे एक फंडामेंटल रूल के हिसाब से निकालते हैं। ऐसे एग्जाम्पल थ्रू में लेना है इसको सबको। ठीक है, जैसे हमने कहा NaCl हो गया। फिर हमने कहा यहाँ पे कि आप और ले लो यहाँ पे, जैसे हमारे पास पोटेशियम का हो गया। पोटेशियम कितना हो गया? 39 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो हम इसका निकालेंगे अणु भार, इसी के हिसाब से क्या निकाल लेंगे? अणु भार निकाल लेंगे। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन कितना होता है? 12 हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, अणु भार परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, सुनो ध्यान से। अब जनरली देखो, अगर किताब में जो परफेक्ट, अगर किसी का तुम्हें परफेक्ट मतलब ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, किसी का मोलर मास आना चाहिए। अगर किसी का मोलर मास निकाल रहे हो आप, मोलर मास निकाल रहे हो, उसके लिए तुम्हें आना चाहिए समस्थानिक तथा संभारिक। वो दूसरे चैप्टर में है, ये भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें। दूसरे चैप्टर में है ये भी पढ़ाया जाएगा, संभारिक। तो अभी अगर तुम्हें किसी का वैल्यूएशन निकालना है तो मैंने एक सिंपल इसके ऊपर वीडियो बनाया है, अणु भार परमाणु भार। अगर आप सर्च करोगे जीरो लेवल केमिस्ट्री या जीरो लेवल केमिस्ट्री बाई अंकित पांडे सर, तो वहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। उसको चेक कर लो। अणु भार परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कैसे निकाली जाती है, इन सारी चीज़ों में हमने डिटेल में बात किया है, डिटेल में हमने निकाला है। आप सीधा वहाँ पे डालोगे कि और बेसिक केमिस्ट्री या जीरो लेवल केमिस्ट्री बाई अंकित पांडे सर, तो वहाँ पे हमने सारी बेसिक चीज़ों को बता रखा है। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। तो हमने कहा
क्या कहा, हमने कहा भाई कि देखो हमें क्या निकालना है, H2O का निकालना है मोलर मास, ठीक है, क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। आपने कहा ठीक है, हमने कहा कि हमें निकालना है C12H22O11 का मोलर मास सबका निकालना है। ये चीनी हो गई, क्या हो गई, ये चीनी हो गई, चीनी हो गई, ठीक है। हमने कहा C6O12O6 हम निकालेंगे इसका, तो ये क्या हो गया सर, ग्लूकोज हो गया। तो हम इस सब का क्या निकालेंगे, मोल। हमने कहा कि हमें निकालना है किसका, और निकालना है NaCl का निकालना है, किसका निकालना है, NaCl का मोलर मास निकालना है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर निकालना है तो पहले सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज़ें हमें क्या आना चाहिए, इस पर ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए तत्वों का मोलर मास, तत्वों का परमाणु भार। क्या आना चाहिए बेटा, तत्वों का परमाणु भार, परमाणु भार। कहोगे क्यों आना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, ये तत्व हैं, ये अलग अलग तत्व हैं। हमने H2O को लिया यहाँ पे और ऑक्सीजन दोनों मिला दिया, तो एक तत्व ये, एक तत्व में ऐसा मान लो, ये तो अपने आप में अणु हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, ये परमाणु से क्या बन गया, देखो एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों मिलकर क्या बन गया, अणु बना लिया। जैसे हमारे पास NaCl है और प्लस Cl है, NaCl अकेले है तो एक परमाणु है, ठीक है, क्लोरीन अलग है, ये भी एक परमाणु है, ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हो गया, ये अणु हो गया। तो दो को मिलकर क्या बनाते हैं, दो से अधिक भी होते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हों, दो से अधिक भी होते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, ये हमारे पास अणु बन गया। समझे मेरी बात। तो परमाणु प्लस परमाणु क्या बनता है, अणु बनता है। इसी तरह अगर परमाणु भार प्लस परमाणु भार को अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अणु भार बन जाएगा। अगर इसके परमाणु परमाणु अणु बनता है तो भार भार फिर अणु भार हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कुछ का मैं यहाँ पे परमाणु यानी परमाणु भार दे देता हूँ, ध्यान सुनो, कुछ का मैं परमाणु भार यहाँ पे दे देता हूँ। परमाणु भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं सर हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे, थोड़ा हमें डीप में समझाने का कोशिश कीजिए। तो आ जाओ, सारी चीज़ों पे हम डीप में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, जैसे हमारे पास हो गया, मान लो परमाणु भार, जैसे सोडियम हो गया, कितना होता है इसका, 23 होता है परमाणु का भार। क्लोरीन कितना होता है सर, 35.5 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है सर, 16 होता है। कार्बन कितना होता है सर, 12 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है सर, 14 होता है। और हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह सारे होते हैं। पोटेशियम कितना होता है सर, 39 होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास बढ़ती चली जाती हैं, इस तरह से निकाला जाता है परमाणु मास। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें, अणु भार निकालना है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, अणु भार या मोलर मास, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो आप, मोलर मास निकालना है। तो देखो सबसे पहले मान लो हमें पहले परमाणु बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास सोडियम है NaCl प्लस क्लोरीन है। देखो एक परमाणु तो ये है और एक परमाणु ये है, सबको पता है ना बेटा। तो दोनों को हमने जब मिला दिया तो बन गया क्या, हमारे पास अणु बन गया, NaCl बन चुका है। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो हमने कहा इस वाले परमाणु का जो भार है वो कितना होगा, 23 होगा। हमने कहा हाँ, प्लस इस वाले कितना आ रहा है, 35.5 आ रहा है। अब इस परमाणु का भार इस वाले परमाणु भार का अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 58.5। इसका मतलब ये जो आया हमारे पास क्या आया है, अणु भार आया है। तो परमाणु भार और परमाणु भार को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास अणु भार आ जाता है, ऐसा समझ लो तुम। अब कहोगे अभी नहीं समझ में आया, हमने कहा ठीक है, एक काम करो, H2O देखो यहाँ पे क्या है, चेक करो, H2 है प्लस O है, यहाँ बना लिया है H2O। आपने कहा हाँ बात तो सही है। हमने कहा देखो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 2 बार हैं तो 1 को 2 से गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 है, लिख लो यहाँ पे। तो 2 का नाम 2 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन होता है 16, तो हमने लिख दिया 16। तो 16 तो कितना हो गया, 18। तो जल का जो हमारे पास अणु भार आया वो कितना आया, 18 आया। आपने कहा ठीक है, हमने कहा कि चलो हम लिखते हैं KCl का निकालते हैं। किसका निकालेंगे, KCl का।
K प्लस Cl, इसका होता है 39 और इसका होता है कितना 35.5। जोड़ दिया हमने, कितना आ जाएगा हमारे पास, बना क्या ये KCl बना, इसका आ गया 5.54, कितना हो गया बेटवा हमारे पास हो गया 5 और 9 5 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल आया 1, उसके बाद 3 3 6 1 7, 74.5 आ गया। इस तरह से अगर निकालते जाओगे तो अणु भार आ जाएगा। मतलब अणु भार बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप परमाणु भार आता है आपको निकालना तो वहीं के बस परमाणु भार को जोड़ लो, जितने लोग रहे उतने लोग जोड़ दो। जैसे हमारे पास और है, चेक करो यहाँ पे, जैसे हमारे पास है C12 O22 और O11। अब देखो कार्बन का 12 बार है प्लस ऑक्सीजन 22 बार है प्लस ऑक्सीजन 11 बार है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी का अणु भार निकालना है तो उसके अंदर जितने लोग उपस्थित हों सबको अलग अलग कर दो। तो यहाँ पे देखो कार्बन का, एक कार्बन का होता है 12, एक कार्बन का होता है, और यहाँ पे 12 कार्बन है तो जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, फिर प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 22 से गुणा कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है सर 16 इंटू में 11 को गुणा कर दो। तीनों को जब सॉल्व कर लोगे गुणा गुणा करके आ जाएगा 342। लो भैया, तो इस तरह से तुम्हें यहाँ पे काम करना होता है। इसका कितना आ जाता है 342। इस तरह से तुम्हें अणु भार निकाली जाती है और अणु भार निकाला जाता है किसी का भी, बहुत आसान होता है। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ तक अगर डिटेल तुम्हें पता हो गई हो अणु भार के बारे में तो बस अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तुम अपने आप से निकाल के बताना। जैसे निकाल के दिखाना है H2SO4 का निकालो, ठीक है बेटा। और किसका निकालना है तुम्हें निकालना है अब यहाँ पे NaOH का निकालो। चलो तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे इस सब का निकाल के लाना है, और अगर नहीं निकाल के लाना है बहुत मारेंगे, इतना मार देंगे ना बेहोश हो जाओगे तुम। ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे CH3Cl का निकाल के आना है 4, और हमारे पास क्या है CH3CH2 हमारे पास OH का निकाल के लाना है, इसका सबका निकालो। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे H। बस तुम्हें परमाणु से मतलब है, अणु से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे कितने लोग जुड़े हैं उनका निकाल लो, बस बात खत्म हो जाएगी। ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 5 एग्जाम्पल हैं। इसको तुम होमवर्क में हमको करके कमेंट करना, और इस कमेंट में मैं देखूंगा कितने लोगों ने सही कर रखा है, और उनको मैं रिप्लाई दूंगा, पक्का दूंगा कि रिप्लाई उनको दूंगा, हाँ बेटा सही है कि नहीं सही है। और जिन बच्चों ने इस पर कमेंट करेंगे उनको अगली वाली क्लास में उनका मैं नाम लूँगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान में बात हो गया। अब आगे हमारे पास मोलर आयतन क्या होता है। मोलर आयतन क्या होता है, देखो आयतन का मतलब होगा है, दो तरह की कंडीशन जान लो। दो तरह की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक होती है STP और एक होती है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ध्यान सुनो, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। और एक हमारे पास होता है प्रेशर, मतलब दाब, प्रेशर। तो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, मानक है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वही चीज़ें हैं, मतलब तापमान और दाब। हिंदी में तापमान तथा दाब क्या होता है, सुनो ध्यान से। किसी पदार्थ का एक मोल परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन में जो आयतन ग्रहण करता है, मतलब वो जो स्थान घेरता होगा। आयतन किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है उसे आयतन, उसको आयतन कहते हैं। स्थान घेरता होगा जो भी स्थान, जैसे हमारे पास कोई भी मान लो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फास्फोरस है या हाइड्रोजन है, वो जिस स्थान पे है जितना वो स्थान घेर रहा होगा, जैसे कहीं गिर गया, जितना गिरने के बाद स्थान घेर लिया, जितने भी वो उड़ा हुआ है या जितने भी हुआ है, तो उसे मोलर आयतन कहते हैं। यह ताप और दाब पर निर्भर करता है। इनके कहने का मतलब है ये ताप और दाब पर निर्भर कहते हैं। अब निर्भर करने का क्या तात्पर्य होता है पहले ये समझ लो। निर्भर करने का तात्पर्य यानी निर्भर करने का जो मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, मतलब हम आग को अगर तेज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कमी और नॉर्मल देखने को मिलेगी, मतलब वो भी कम और ज़्यादा होगा। और दाब को अगर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कम ज़्यादा होने का गुण पाया जाएगा। निर्भरता मतलब होता है कि एक दूसरे के जो क्या है सापेक्ष हो, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हो, वो होती है निर्भरता। निर्भरता का मतलब होता है कि अगर हमको दुख होगा तो तुमको भी दुख होगा, हमको तकलीफ होगी तुमको भी तकलीफ हो जाएगी, जैसे आजकल के बाबू सोना वाले लोग होते हैं। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनो, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हो गया सर क्या है, एक
मोल गैस का जो आयतन होता है सदैव वो होता है कितना, 22,400 मिलीलीटर होता है, ठीक है, ml होता है। इसको हम अगर लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से कर देते हैं भाग, 1000 से जैसे भाग करते हैं हो जाता है 22.4 लीटर हो जाता है। तो ये होता है 22.4 लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक लीटर प्रति मोल होता है। क्या होता है, लीटर प्रति मोल होता है या मिलीलीटर प्रति मोल कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, कि इनका कहने का मतलब है इनके अंदर जो भी गैस की उपस्थिति होगी वो कितनी होगी, 22.4 लीटर प्रति मोल होगी। क्या होगी, लीटर प्रति मोल होगी। मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ रहे हो तुम, नहीं समझ रहे होगे, सुनो मेरी बात। कहने का मतलब है अगर एक हमारे पास बर्तन है, समझो एक बर्तन है और ये बर्तन 22.4 लीटर का है, तो इसके अंदर 1 मोल उपस्थित होगा, इसके अंदर सिर्फ 1 मोल होगा। अगर हमें 2 मोल इसके अंदर डालना है तो इसको दुगना करना पड़ेगा, तो इसको होना चाहिए 44.4। समझ गए मेरी बात को, ये इस बात को डिफाइन करता है। समझ गए कि इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये एसटीपी और एनटीपी पर भी दी गई गैस का आयतन है, दोनों में सेम ही होता है। दोनों में चाहे वो एसटीपी की बात करें जाए चाहे वो एनटीपी की बात किया जाए, इसका दोनों क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। एन का क्या होता है, मोल। अगर किसी का तुम्हें निकालना है मोल, अगर तुम्हें एसटीपी पे किसी का अगर आयतन निकालना है गैस का, एन मतलब मोल और गुणे जो संख्या हमारी दी गई है 22.4 गुणा कर दोगे तुम्हें निकल के आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो एनटीपी पे बोले निकालने के लिए चाहे वो एसटीपी पे निकालने के लिए बोले, तो इसे बोला गया तुम्हारे पास कि 22.4 लीटर एसटीपी पर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी। तो ऑक्सीजन का पहले हम मोल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे तो हमारा मान निकल आएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नहीं तुम कहोगे दिक्कत आ रही है। अब आगे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, पहले हम इसको एक बार दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम इसको इन डिटेल में पढ़ना चाहेंगे अच्छे से। देखो भैया हमने किस पर बात किया है, यहाँ पे हमने इस पर बात किया, हमने इस पर बात किया, हमने इस पर बात किया, हमने इस पर। अब हम बात करेंगे बिलियन की सांद्रता, और बिलियन की सांद्रता के अंदर ही, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनो, जो बिलियन की सांद्रता होती है इसी के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देना। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि इसका उपयोग कहाँ होता है बताने का कष्ट करें। सबसे पहले जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उपयोग कहाँ होगा थोड़ा सा बताएंगे, तो सारी तुम्हारे डेली लाइफ में ही उपयोग होती है। तो सबसे पहली चीज़ इसका क्या मतलब होता है, बिलियनों की सांद्रता। आ जाओ चेक करवाते हैं तुम्हें कि ये बिलियनों की सांद्रता का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ दिखाते हैं तुम्हें बिलियनों की सांद्रता। तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम, बिलियनों की सांद्रता हेडिंग लगा लेंगे। चलो ये है हमारे पास भार संबंध। भार और भार संबंध किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है बेटा बिलियनों की सांद्रता। क्या नाम है इसका, बिलियनों की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या नाम है इसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझे मेरी बात। चलो तो इसको हम थोड़ा सा हेडिंग वाइज कर लेते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना होए, 1% की कोई प्रॉब्लम किसी भी प्राणी को ना हो। तो एक चीज़ और ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेटवा, क्या बोलने जा रहा हूँ सुनो ध्यान से। इधर इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बीच में कर लेता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना होए, किसी भी प्राणी को दिक्कत ना हो। चलो आ जाओ, देखो ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, सुनो ध्यान से। एक होता है बिलियन की सांद्रता का क्या मतलब है। सबसे पहले देखो बिलियन की सांद्रता का मतलब होता है अगर आपके घर में इस समय गर्मी है, आप कहोगे हाँ गर्मी तो है, तो गर्मी में आप बनाते होगे शरबत, बनाते हो, बोल दो हाँ बनाते हैं, तो उसके अंदर 2 चीज़ डालते होगे। एक डालते होगे वाटर, पानी डालते होगे, आपने कहा हाँ डालते तो हैं, आपने फिर हमने कहा चीनी डालते होगे या नमक जो भी डालते होगे, आपने कहा हाँ डालते हैं। तो वाटर और शुगर को आप क्या करते हो इसके अंदर
ऐड कर लेते हो? आपने कहा हाँ ऐड करते हैं सर, और उसका बहुत अच्छे से हमें मालूम भी है। तो हमने कहा जो ये ऐड कर रहे हो, ये जो एडिशन कर रहे हो, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये बिलियन है। मतलब जब आप दो चीज़ को मिला के बनाते हो तो बिलियन बनता है। जैसे पानी और चीनी को आपने अगर घोल दिया तो ये बिलियन बन जाता है। क्या बन जाता है? बिलियन। किस प्रकार के बिलियन है पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ भी चुके हो यहाँ पे। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब बिलियन की सांद्रता मतलब, तो बिलियन के अंदर सांद्रता का मतलब होता है, जो हिंदी शब्द होता है मात्रा। जो बिलियन है उस बिलियन के अंदर में पानी की कितनी मात्रा उपस्थित है और चीनी की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसको ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग टर्म पढ़ते हैं। टर्म का मतलब हो गया पद पढ़ते हैं। वो चाहे हमारा भार प्रतिशत होगा, चाहे आयतन प्रतिशत होगा, चाहे मोल फ्रैक्शन होगा, चाहे मोल अंश होगा, चाहे वो मोलरता होगा, चाहे वो मोललता होगा, चाहे नॉर्मलता होगा, चाहे फार्मालता होगा। जरूरी नहीं है कि सारे बिलियन पानी और चीनी से मिलाया जाए। कभी पानी और दारू मिला सकते हो, पानी प्लस पानी मिला सकते हो, पानी प्लस दूध मिला सकते हो। तो अलग अलग बिलियन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो सभी बिलियन को निकालने के लिए अलग अलग मात्रक भी बनाए गए हैं। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप कहोगे हाँ इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो उसी को हम पढ़ने के लिए यहाँ पे चीज़ों को चल रहे हैं, अच्छे से स्किप नहीं करेंगे, चीज़ों को अच्छे डिटेल में पढ़ने की बात करने वाले हैं। क्या ये बातें क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर है। पढ़े आगे? यस सर, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है बिलियन की सांद्रता में। क्या सबसे पहले आता है? भौतिक सांद्रता, या पद बोल सकते हो, जो ही बोलना चाहो आप पद बोल सकते हो। कंसंट्रेशन टर्म होता है एक तरह का, ठीक। कक्षा 12 में भी है। और एक होता है रासायनिक। क्या होता है बेटा? एक हमारे पास होता है रासायनिक पद होता है, रासायनिक पद होता है, ठीक है। या सांद्रता बोल सकते हो आप, जो भी मन करे आप, ठीक है, सांद्रता बोल सकते हैं। भौतिक पद के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले चीज़, सबसे पहले आता है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। पहला आता है भार प्रतिशत। क्या आता है? भार प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वेट वाई वेट परसेंटेज। सेकंड जो हमारे पास होता है आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत होता है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है वेट यानी भार आयतन प्रतिशत। क्या होता है बेटा? भार हमारे साथ लिखते जाओ, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और जो हमारे पास चौथा होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का होता है 10⁻6, मतलब आप बोल सकते हो 10 लाख, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का होता है किसी भी 10 लाखवें भाग में उपस्थित पार्ट्स। मतलब सब डेफिनेशन सब पे न्यूमेरिकल करवाएंगे, टेंशन नहीं, सबको करवाने वाले हैं, एक डिटेल में करने के थोड़ा सा टाइम लेंगे चीज़ों को, क्योंकि जो पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं होगी चीज़ें, कोई भी यहाँ पे डिमोटिवेटिव वाली चीज़ें नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे कोई फंक्शन को हम इस तरह से डाइवर्ट नहीं करेंगे। इतनी बात को हमेशा ध्यान देना आप, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब रासायनिक पद में पहला आता है मोल, दूसरा हमारे पास आएगा मोल अंश। मोल अंश को एक नाम और बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल अंश और मोल प्रभाज दोनों हमारे पास एक ही है बेटवा, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है क्या? नॉर्मलता। क्या होता है बेटा? नॉर्मलता। चौथा हमारे पास जो होता है फार्मलता। क्या होता है? फार्मलता होता है। और हमारे पास ऐसे होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। और यहाँ पे पांचवा जो हमारे पास होता है मोलरता। क्या है बेटा? मोलरता, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे? छठवां मोललता। क्या है? मोललता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन डिटेल में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे पूरा इन डिटेल में।
इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे, इस पर पूरे न्यूमेरिकल को लगवाएंगे। और एक बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। इन डिटेल में जब बात करेंगे तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी मेरे लाल। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग हम लगाएंगे क्या बेटा? सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? भार संबंध। इसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, बोल सकते हैं यहाँ पे। इसी का नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान सुनो, प्रतिशत, या इसे बोल सकते हैं भार प्रतिशत, जो भी तुम्हारा मन करे वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। दोनों लगभग क्या होते हैं बेटवा? सेम होते हैं। इतनी बातें क्लियर है मेरी? यस सर। चलो, तो द्रव्यमान प्रतिशत और भार प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। देखो, ये जितने भी टर्म हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जितने भी टर्म हैं, ये वाले, ये तीनों, ये 100 ग्राम की बात करेगा हमेशा। और ये जो मोलरता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोलरता है, ये हमेशा 1 kg की बात करता है। तो इधर जो भी वैल्यू होंगी वो 100 ग्राम की बात करेंगी। एक यहाँ पे है जो 10 लाख की बात करता है, 10 के बाद है 6, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो पहले हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। तो इसकी अगर मुझे परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। बहुत नॉर्मल सी परिभाषा लिखेंगे और बहुत छोटी परिभाषा होगी। जैसे मैं लिखूंगा उसी तरह आपको लिखना है और उसी तरह फार्मूला बनाना है, ठीक है बेटा? उसी तरह क्या करना है आपको? फार्मूला बनाना है, ठीक है? हेडिंग लगाओगे आप द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम? वेट। ऊपर लिखा तो है इंग्लिश में, तो वेट बाई वॉल्यूम लिख सकते हो, कोई वेट बाई वेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो क्या लिखोगे आप परिभाषा में? लिखो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के भार को क्या बोल सकते हैं हम? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है बातें? यहाँ से ये तुम्हारा परिभाषा आराम से निकल के चला आया है। आपने कहा हाँ, ये बातें एकदम क्लियर है। द्रव्यमान प्रतिशत को हम कैसे करते हैं यहाँ पे? ध्यान सुनो। इसको हम W/W परसेंटेज ऐसे बोलते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका है ये। अगर ये कभी लिखा गया है, प्रदर्शित करने का तरीका है कि W का मतलब वही हुआ वेट। W मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वेट, वही चीज़ हुआ बेटा। तो उसका मतलब यही हुआ, ठीक है? परसेंटेज। अब एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें ध्यान लो, नोट्स कर लो, इसको नोट कर लो। क्या है? नोट कर लो ध्यान से। बेसिक क्या है? ध्यान से सुनो। बेसिक क्या है इसको ध्यान से सुनो। बेसिक का मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। जिसको नहीं पता है, देखो, कोई जो बिलियन बनता है ज़िंदगी में, जब कोई भी बिलियन बनेगा और समांगी बिलियन बनाओगे, जो हम पीने लायक बनाते हैं, खाने लायक चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर हम समांगी पढ़ते हैं। समांगी क्या होता है, इसको हमने पिछले क्लास में बताया है। तो जो बिलियन बनता है ना बेटवा, वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है। एक होता है विलेय प्लस दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है बेटा? विलायक होता है। तो हमारे पास जो बिलियन है, ये सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो ज़्यादा है, जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो कम है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो बिलियन बनते हैं ना, एग्जाम्पल में लिखता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे हमने बनाया पानी प्लस चीनी, ठीक है? और हमारे पास क्या बन गया? शरबत। यही बना। तो देखो, जो शरबत है वो क्या है? वो है बिलियन। वो क्या है बेटवा? बिलियन है। अब तुमसे कहा गया, क्या कहा गया कि इसमें कितनी मात्रा चीनी की है, कितनी, अच्छा ऐसे पूछो, अगर तुमसे बताओ कि इसके अंदर पानी की कितनी मात्रा है, चीनी की मात्रा। जब आप शरबत बना रहे हो तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की या चीनी की? तो तुम कहोगे सर इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और चीनी की मात्रा क्या होती है? कम। यही तो मिलाते हो कि ज़्यादा मिलाते हो? आप कहोगे हाँ यही मिलाते हैं। तो जब बिलियन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हमेशा विलायक कहा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसकी मात्रा ज़्यादा हमेशा होती है, जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसकी मात्रा हमेशा कम होती है। और जिसकी मात्रा कम होता है बिलियन के अंदर उसे हम विलेय बोल देते हैं।
तो इस बात का हमेशा याद रखना, जब विलेय विलायक आएगा तो अभी आगे जब आएगा तो ये बात जानना, अगर विलायक बोला जाए तो जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे पानी, और चीनी की मात्रा कम है तो हमारा विलेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं कम टू पॉइंट पे बात पे। अब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको सूत्र कैसे लिखते हैं हम? भार प्रतिशत बराबर सूत्र लिखा जाता है, भार प्रतिशत बराबर सूत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार, ठीक है, गुणे, जब भी परसेंटेज की बात आती है तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इतनी बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बच्चा पार्टी? इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई कि भैया हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं ये बताइए। सारी बात छोड़ दी। देखिए इसका उपयोग होता है ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पास 100 ग्राम दूध है, क्या है? मिल्क है, दूध है। इसके ग्राम, या मान लो 50 ग्राम दूध है, 100 नहीं, मान लो 50 ग्राम, 100 के टोटल बात ही हो रही है यहाँ पे। 50 ग्राम दूध है। अब 50 ग्राम दूध के अंदर हमको शुगर कितना ऐड करेंगे? तो इस प्रकार के सलूशन के अंदर जब हम चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 50 ग्राम है, यहाँ 50 ग्राम है। चीनी, दूध तो लीटर में भी होता है लेकिन हमने यहाँ ग्राम में लिया। जैसे सरसों का तेल है तो सरसों का तेल मिलावट ये यूज होता है, तो 50 ग्राम में हम कितना शुगर ऐड करेंगे उस कंडीशन में हम लगा देंगे इस सूत्र को। ठीक है, तो इसमें इतना कंडीशन हमारा हो रहा है, इतना कंडीशन हमारा नहीं होता है। ठीक है, क्या सूत्र है? भार प्रतिशत को हम क्या बोल देते हैं? W/W परसेंटेज ही बोलते हैं, चाहे आपकी इच्छा करे, चाहे हम द्रव्यमान प्रतिशत बोल दें, सब एक ही चीज़ है बेटा। तो सूत्र सब में यही लगेगा, इस बात का ध्यान देना। विलेय का भार मतलब जिसकी मात्रा कम रहे पहले उसको, जैसे आपका बोला गया यहाँ पे। आगे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, करवाया जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाया जाए बेटा। हाँ आ जाओ, एक क्वेश्चन करवाते हैं, आ जाओ। जैसे हमने बोला, क्या क्वेश्चन बोला कि 200 ग्राम विलयन में 200 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, विलेय उपस्थित है, तो भार प्रतिशत बताइए, ऐसे हमने क्वेश्चन कर दिया। तो पहले भार प्रतिशत का हम सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे भार प्रतिशत का सूत्र लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हमने लिखा कि भार प्रतिशत बराबर, सूत्र क्या है? भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार बटा विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार इनटू में हमने लिख दिया यहाँ पे 100। यही सूत्र होता है। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, यही तो सूत्र होता है। अभी तो हमने कुछ देर पहले बताया था, आपने कहा हाँ यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है सूत्र में निकाल लो। पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लो यहाँ पे, जो जो दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बेटा बताओ जल्दी से। देखो कह रहा है 200 ग्राम विलयन, तो 200 ग्राम क्या दिया गया है यहाँ पे? विलयन। विलयन कितना है टोटल? यहाँ पे विलयन दिया गया है यहाँ पे 200 ग्राम। 20 ग्राम विलेय, क्या दिया गया है? 20 ग्राम विलेय। विलेय कितना दिया गया है बेटा? यहाँ पे चेक कर लो, विलेय दिया गया है 20 ग्राम। बस सूत्र पे रखो, सीधा सवाल आ जाएगी। रखा जाए, आ जाओ यहाँ पे। विलेय कितना दिया गया है यहाँ पे? 20 बटा 200 इनटू में यहाँ पे क्या दिया गया है? 100 दिया गया। क्लियर है मेरी बात? सीधा सवाल को 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 10। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा? देखो ऊपर ही वेट आ रहा है भार, नीचे ही वेट आ रहा है, दोनों कट जाएगा तो मात्रक कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 10% है बस। कितना परसेंटेज? 10%। समझे मेरी बात को? इस प्रकार से हम 10% हो जाएगा। क्लियर है? कितना परसेंटेज उपस्थित है इसमें? 10% उपस्थित है। चलो इसी तरह हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। यहाँ तक जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट लिख लो फटाफट।
ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं घर के लिए, इसको करके लगाना, इसको करके लगाना। क्या न्यूमेरिकल है भैया, लिखो यहाँ पे कि 50 ग्राम, ध्यान सुनो, 50 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, चीनी मिलाया गया है, तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर है मेरी बातें? हाँ, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी लो। अगला हमारे पास है आयतन प्रतिशत। क्या है बेटा? आयतन प्रतिशत है। अगला क्या है हमारे पास? आयतन प्रतिशत है। ये भी बहुत आसान है, उसी तरह ये भी है। सभी को मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। मजा आएगी, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, टेंशन ना लो। आओ, आयतन प्रतिशत को हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हो आप। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? पहली चीज़ें यूज ऑफ, तो सुनो ध्यान से। जैसे आप मिलाते हो पानी के अंदर दूध, तो मिलावट कहा जाएगा ना, ये तो मिलावट है एक तरह का। तो जब दूध में हम देखो, जब दूध में हम पानी मिलाते हैं तो बताओ उसके अंदर मात्रा किसकी होती है? दूध प्लस पानी अगर हम मिला रहे हैं तो बताओ उसमें मात्रा किसकी होती है? जो दूध बेचते हैं उनसे पूछो तो उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होता है, ये तो हमने बता दिया है। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होता है? हमेशा विलायक होता है। ये बातें तो हमने बता दिया है ना? यही तो होता है। आप कहोगे हाँ सर ये तो हमें पता है अच्छे से। आओ फिर, पता है तो आगे बढ़ते हैं। तो उस तरह की मिलावट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझ लिया। परिभाषा क्या ऐसे लिखेंगे? आ जाओ, परिभाषा जैसे लिखाया जाए वैसे लिखना। ठीक है, चलो, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, चलो लिखो परिभाषा क्या है। लिखो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की, विलेय के ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटवा? आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये परिभाषा हो गई। सूत्र कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखो आयतन प्रतिशत बराबर वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल, इसको हम क्या एक नाम और देते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हम वी वाई वी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वी वाई वी भी बोल देते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है वी वाई वी परसेंटेज। तो इस बात का भी ध्यान देना, वरना आप कहोगे सर हमें तो बताया ही नहीं गया था, है ना? तो इस बात का भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। क्या है सूत्र? क्या होता है बेटा? चलो, सूत्र इसका हमारे पास होता है, वो होता है क्या? विलेय का आयतन, जहाँ आयतन की बात आ जाए मतलब ml में होगा, ठीक है, अपान बिलियन का टोटल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना अभी, भार प्रतिशत इनटू 100, सेम वही चीज़ें है, बस वहाँ पे ग्राम था,
कि यहाँ पे ml आ गया है, वहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे क्या आ गया है, ml आ गया है। बस यही चीज़ है, ये होता है आयतन प्रतिशत होता है। समझ गए मेरी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी किसी को? जल्दी बताओ सर, हमें कोई दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत हो बोल गए इसे कि हमें दिक्कत है इसमें। क्यों भाई, यहाँ तक किसी प्राणी को दिक्कत नहीं? चलो आओ आगे बढ़ा जाए, आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दिया जाए, आ जाओ इस पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करवा देते हैं आयतन प्रतिशत पे। ठीक है, आओ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखो यहाँ पे। जैसा जैसे हम करवाते जाएंगे वैसे वैसे आप भी करते जाओगे, नहीं तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लिखो यहाँ पे 100 ml एथेनॉल को 100 ml एथेनॉल को 900 ml जल में घोला गया तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश हम करेंगे। आप कहोगे कैसे समझेंगे, हमने कहा वो समझा देते हैं। सुनो, इनका कहना है कि हमारे पास एथेनॉल है और 900 ग्राम जल है, दोनों को मिला के 1 बिलियन बना दिया गया। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोला 100 ग्राम क्या है यहाँ पे, 100 ml क्या है यहाँ पे, 100 ml है हमारे पास यहाँ पे बिले। कह दो कैसे, तुम्हें पता चला, एथेनॉल है। आप कहोगे आपको कैसे पता चला, बता रहे हैं। और 900 ml हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, विलायक। अब कहोगे कैसे पता चला आपको यहाँ पे विलायक है, क्या है ये, जल है। क्या है बेटा, ये जल है। देखो भैया, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 900 ml है तो ये हमारे पास विलायक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी मात्रा ज़्यादा है विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय हो जाएगा। तो ये 100 ml है, 900 और 100 में कौन ज़्यादा है? अगर 900 ज़्यादा है तो विलायक हो जाएगा। और दोनों को अगर हम मिला देंगे, विलेय और विलायक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, विलेय प्लस विलायक को हम मिला के बना रहे हैं विलायक, मतलब एथेनॉल 100 ml मिला रहे हैं हम। ठीक है, प्लस यहाँ पे जल कितना मिला रहे हैं, 900 ml मिला रहे हैं। टोटल हमारे पास क्या बन जा रहा है, 1000 ml बन जा रहा है। और 1000 ml बन जा रहा है तो मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पे बन गया पूरा हमारे पास बिलियन। समझ गए मेरी बात? तो बिलियन टोटल कितना है, 1000। तो आ जाओ अब सूत्र लगाते हैं फटाफट। क्या होता है, आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र, बोल गए इसे। आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है भाई, विलेय का आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। यही तो है ना बेटो, आयतन, कुल आयतन। और इनटू में क्या है हमारे पास, 100 है। देखो एक बात ध्यान देना, सारी चैप्टर को ख़त्म करना है। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, अगर पहला चैप्टर अच्छे से ना आएगा तो सारे चैप्टर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बना लेंगे, सारे चैप्टर तुम्हारे लिए दिक्कत बनाएंगे। इस वजह से हमें बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तब, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने बेटा। फिर बाद में मत कहना कि सर हम तो नहीं समझ पा रहे हैं या हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है ना? ठीक है, विलेय कितना है यहाँ पे, 100 है। टोटल विलेय कितना है बेटा यहाँ पे, 900 है। इनटू में क्या है यहाँ पे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्लियर मेरी बात है? अरे बिलियन मारा 1000 है, माफ़ करना यार। बिलियन टोटल कितना है यहाँ पे, 1000 है। ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 आ गया। कितना आ गया टोटल, 10% आ गया। इसका मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से, ऊपर भी ml है आयतन, नीचे भी ml है। कुछ नहीं, ml से ml कट जाएगा तो यहाँ पे परसेंटेज आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, जल्दी से ले लो फटाफट। चलो आगे बढ़ लिया जाए। यस सर, आगे बढ़ लिया जाए। अगले हमारे पास क्या है, देखो मोलरता और मोललता।
देखो मोलरता क्या होती है, मोलरता, दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा, दोनों को मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, इस बात पे ध्यान देना। तो इधर तो मोलरता लिखा हुआ है और मोललता को भी मैं इधर ही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम कोई ना हो। यहाँ पे एक लाइन तुम्हें एकदम सिंपल सी एक लाइन खींच लो ऐसे सीधे सीधे, और इधर तुम्हें क्या करना है, मोललता ही लगा देनी है। क्या लगानी है, मोललता। ठीक है बेटा, इधर मैं लगा देता हूँ मोललता। क्या, इधर मोलरता है, इधर मैं लगा देता हूँ मोललता। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोलालिटी। ठीक है, इसके अंदर दो है, ये क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं बेटा, मोलारिटी, मोलारिटी। ये हमारे पास क्या है, मोलारिटी है। तो एक मोलारिटी है और दूसरा हमारे पास क्या है, मोलारिटी है। ठीक है ना, चलो आ जाओ बताते हैं, ध्यान सुनो। तो कुछ इसमें 2 ला सिलेक्टू हैं, इसमें कितने ला सिलेक्टू हैं, 1 ला 2 ला। ये हमेशा केजी की बात करेगा, किलोग्राम की। और जिसमें 1 ला सिलेक्टू हैं, 1 ला सिलेक्टू हैं एल, ये हमेशा बात करेगा किसकी, लीटर की बात करेगा। ये 1 लीटर की बात करेगा तो वो 1 केजी की बात करेगा। बात इतनी है, दोनों में बहुत समानताएं हैं, वो 1 केजी की बात करेगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, समझाते हैं बस, समझते चलो, बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो होते हैं वो IIT JEE नीट में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। और इसका न्यूमेरिकल मैं अलग से करवाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल मैं अलग से काफ़ी सारे करवाऊंगा, तो इस बात का भी ध्यान देना। NCERT के सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, इस चैप्टर के NCERT के जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको मैं अलग से करवा दूंगा, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये लीटर में होता है, ध्यान सुनना, ये होता है 1 लीटर, या 1 लीटर बोल सकते हो आप, 1000 ml बोल सकते हो। यहाँ पे ये होता है सर 1 किलोग्राम, या बोल सकते हो 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द होता है विलायक, और यहाँ पे एक शब्द होता है बिलियन। क्या होता है, बिलियन। बस, बाकी सारी डिफिनीशन सबकी सेम है, बाकी दोनों की डिफिनीशन सेम है। फिर से यहाँ ये किस में होता है, लीटर में होता है, मतलब ये बात किया जाता है पानी होने के बारे में, जिसकी पानी होने की बात किया जाता है, जिसमें द्रव वाली चीज़ होती है, उसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। ये वहाँ पे बात किया जाता है जहाँ पे द्रव नहीं, जहाँ पे किलोग्राम में होती है चीज़ें, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे गैस हो, जब किलोग्राम में हो तो हम इसके लिए इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो। तो 1 लीटर बोला जाए या 1000 ml बिलियन, दोनों सेम है। 1 किलो बोला जाए या 1000 ग्राम विलायक, दोनों सेम है। बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, या मोलों की संख्या बोल सकते हो, मोलों की संख्या को मोलरता, मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, मोलरता कहते हैं। समझ गए मेरी बात, कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। इसी तरह सेम इसी चीज़ है, सेम इस यही चीज़ है, विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या को मोललता, मोललता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा सेम है, दोनों के सूत्र भी सेम ही होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आ जाओ समझा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सूत्र, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सूत्र हमारे पास है, मोललता बराबर, ध्यान सुनो, मोलरता बराबर, या कैपिटल M बराबर विलेय का मोल बटा बिलियन का कुल मोल।
विलयन का कुल आयतन क्या होता है? कुल आयतन। देखो इसको याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आगे लगवाऊंगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आयतन वो किस में होगा? वो लीटर में होगा। किस में होगा? वो लीटर में। और अगर ये लीटर में ना हुआ तो ऊपर 1000 से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे? मोलालता, इसको हम स्मॉल m से दर्शा सकते हैं। क्या होता है ये? ध्यान से सुनो। ये होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल बटा विलायक का कुल भार। तो किस में होगा ये? केजी में होगा। किस में होगा बेटा? ये केजी में होगा। समझे मेरी बात को? हाँ, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, ठीक है। जनरली इसको लिखा जाता है क्या, मैं सबको समझा देता हूँ, ध्यान से। कैपिटल M बराबर विलेय का मोल N अपान V लिखा जाता है इसे। N क्या है? ये होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, N से तो सिर्फ मोल लिखा जाता है, तो विलेय के लिए हम क्या लिखा देते हैं? तो विलेय के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप NB लिख सकते हो। B देखो ध्यान सुनो, जैसे हमने कहा कि विलेय हमारे पास है और एक हमारे पास विलायक है, तो ऐसे दर्शा सकते हो इसको। विलेय को हम लिख सकते हैं B और विलायक को लिख सकते हैं हम A। ठीक है, तो अगर ये विलेय किसका? N क्या है? विलेय का मूल है, मोल को तो हम N से दर्शाते हैं, तो यहाँ अगर NB लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत? और वॉल्यूम से यहाँ पे V से क्या है? यहाँ पे विलयन का कुल आयतन है, विलयन का कुल आयतन है। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, कभी कभी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो हाँ, और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इस पर। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया? ध्यान सुनो, ये हमारे पास क्या आ गया? M, कैपिटल M बराबर क्या आ गया? कैपिटल M बराबर NB अपान V। ये तो आ गया। एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको कि N मोल बराबर क्या होता है? W अपान M ही होता है। यही तो होता है भाई, आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, मोल बराबर भार बटा अणुभार। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? भार बटा अणुभार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भार बटा अणुभार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बेसिक चीज़ें में तो वही तो है ये, भार बटा अणुभार। किसका भार है? NB का है, तो ये भी NB का हो जाएगा, ये भी NB का हो जाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ पे ले सकते हैं हम कैपिटल M बराबर NB की जगह क्या ले सकते हैं हम? WB अपान MB, WB अपान MB, और इनटू में हमारे पास क्या है? B आयतन। तो ये भी होता है सूत्र, समझे? जहाँ पे WB क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। WB क्या है? विलेय का भार होता है, और MB क्या होता है? विलेय का अणुभार होता है, अणुभार होता है। समझे मेरी बात? तो इस तरह से आप ले सकते हो। इसी तरह इसके सूत्र को देखो, चेक कर लो, वही चीज़ है यहाँ पे। स्मॉल m बराबर विलेय का मोल है, तो इसको भी हम NB ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो विलयन था तो हमने आयतन था, देखो यहाँ पे आयतन था तो मैंने यहाँ पे वैल्यूम लगा दी थी, V लगा दिया था, V का पूरा आयतन हो गया था। लेकिन यहाँ विलायक का कुल भार है, भार को कैसे डबल करते हैं हम? जिसको हम करते हैं परसेंट W, कैपिटल W से। कैपिटल W से क्या है? कुल भार को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल W से। और विलायक को किससे दर्शाते हैं? विलायक को हम A से दर्शाते हैं, तो हम WA बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो सीधे से लिख सकते हैं हम कैपिटल A, जहाँ NB क्या है? वही चीज़ है, विलेय का भार है, विलेय का भार है बटा विलायक का कुल भार है। समझ गए मेरी बात? कुल भार है।
तो टेक का स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से नोट्स बनाते चलना, तुम्हारी पूरी कॉपी भर जाएगी, एकदम बढ़िया से नोट्स बनेगी। मोलरता हम पूरा पढ़ा दिए। अब बचा हमारे पास मोल अंश। क्या बचा? मोल अंश बचा, नॉर्मलता बढ़ा और फॉर्मलता बचा। आ जाओ फटाफट इस पे करते हैं। मोल अंश क्या होता है, ठीक है बेटा? तो मोल प्रभाज, फॉर्मलता, नॉर्मलता बात करेंगे, मोल अंश पे भी बात करेंगे। तो ये सही चीज़ें हो जाएगी हमारे पास, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे किस पे, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ते हो? पार्ट्स पर मिलियन पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ये क्या होता है सर? इस पर न्यूमेरिकल अलग से करवाएंगे, पूरी एनसीईआरटी के जैसा ही चैप्टर खत्म होता है, पूरी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल पूरा एक अलग से लेकर आएंगे पूरी एनसीईआरटी। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है? देखो, पार्ट्स का मतलब होगा किसी चीज़ का एक अंग, पर का मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब होता है भाग उसका, और मिलियन का होता है 10 लाख। तो 10 लाख, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिलियन का मतलब होता है 10 के घाते 6 बोल सकते हो, या आप 10 लाख बोल सकते हो। तो बोल सकते हो 10 लाख, ठीक है, या 10 घाते 6। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, इस बात पे गौर करो। इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, आ जाओ बताते हैं परिभाषा। दूसरी चीज़ परिभाषा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो। दूसरी चीज़, इसको हम एक नाम और देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को हम बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। समझ गए मेरी बात? तो इसको हम पीपीएम भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत तो किसी प्राणी को नहीं है यहाँ पे, होनी भी नहीं चाहिए बेटा, होनी भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ परिभाषा लिखते हैं हम। तो सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 के घाते 6, या बोल सकते हो 10 लाख में उपस्थित विलेय की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। समझ गए मेरी बात जी? सूत्र क्या होता है भैया इसका? सूत्र होता है पीपीएम बराबर विलेय का भार। ये यूज कहाँ होता है ये भी बताते हैं, टेंशन लो। बिलियन का भार इंटू में 10 के घाते 6, ये होता है हमारे पास होता है। अब कहोगे सर इसका यूज कहाँ होता है? तो यूज देखो, जैसे हलवाई होते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो जो खोआ की मिठाई बनाते हैं, ध्यान सुनो, उसके अंदर उन्हें मैदा मिला देते हैं। तो खोआ की मात्रा वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर थोड़ा सा अगर मैदा मिला देते हैं तो जनाई नहीं देता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपके यहाँ कुआं होगा, कुएं में आप 1 केजी चीनी को अगर डाल देते हो, शुगर को ऐड कर देते हो, तो क्या पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। और नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो ये पानी है हमारे पास, पूरा बोतल भर दिया जाए, इस पानी के अंदर 1 चुटकी भर नमक डाल दिया जाए, तो अब पानी की मात्रा नमक की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो उस तौर पे हम इसका यूज करते हैं, किसका? पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ये बातें माइंड आंसर के अंदर बैठा लो, ठीक है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। फिर आते हैं मोल अंश पे। किस पे आएंगे बेटा? हम मोल अंश पे आएंगे, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग को चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे हेडिंग को हमें चेंज करनी पड़ेगी। हेडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसका हम करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, क्या लिखने वाले हैं बेटा? यहाँ पे मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल अंश ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये होता है हमारे पास मोल अंश। इसका हम ले लेते हैं कापी, पहले 2-3 कर देते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है हमेशा, ठीक है बेटा? चलो स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया। तो मोल फ्रैक्शन को हम मोल प्रभाज बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना। इसको हम मोल प्रभाज भी बोलते हैं, तो इसलिए तुम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आओ ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास मोल क्या होता है? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से
क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एक्स से दिखाते हैं। तो इसका पहले सूत्र निकालेंगे, उसके बाद हम परिभाषा निकालेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है विलेय या विलायक, दोनों लिख सकते हो आप, विलायक दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विलेय और विलायक दोनों लिख सकते हो, का मोल बटा विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल, कुल मोल, ये होता है मोल अंश। क्या होता है हमारा, मोल अंश होता है। तो अगर परिभाषा बोला जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे बताओ। मुझे लगता है आसान है, मुझे लगता है आसान है। कैसे आसान है, आ जाओ, इसी के अनुपात कर दो भाई, जो ये दिया गया है इसी का अनुपात बना दो, बस खत्म कहानी। इसी का अनुपात बनाओगे हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, विलेय विलायक का मोल और विलयन के कुल मोल के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा भाग है तो अनुपात हो जाता है, मोल अंश बोल देते हैं। क्या बोलोगे आप, विलेय तथा विलायक, तथा की जगह आप लगा लो या, क्या लगा लो, या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। समझे मेरी बात, क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, मैं समझाता हूँ। देखो दो शब्द तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्या है मैं बताता हूँ। देखो विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। विलेय प्लस क्या होता है, विलायक होता है। आपने कहा हाँ बात तो सही है, मैं जानता हूँ इसको। तो हमने कहा विलेय को मैं बी से मान लेता हूँ और विलायक को मैं ए से मान लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ विलायक होगा वहाँ ए आएगा, जहाँ जहाँ विलेय होगा वहाँ बी आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान देना। और विलयन क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, तभी हमारा विलयन बनेगा। आपने कहा हाँ ये बात तो एकदम सही है भाई, दोनों को जोड़ देके हमारा विलयन बन रहा है। तो हमने कहा अगर तुम्हें विलयन का मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें विलयन का मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो तुमने कहा सर हम विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा विलयन का मोल आ जाएगा, यही होगा। तो अगर बोला जाए विलयन का मोल क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मोल क्या होता है, मोल होता है n, विलय का मतलब NB होता है, प्लस मोल क्या है n और विलायक का मतलब Na है। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे Na प्लस NB। इस बात का ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं हम, Na प्लस NB ले सकते हैं। n क्या है, मोल। n को हम क्या दर्शाते हैं भाई, n का मतलब तो मोल ही होता है। किसका मोल, तो बोल दिया जाए मोल विलेय का, मोल बोला गया विलेय का, तो क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा भाई। n मतलब मोल, विलेय मतलब बी, ऐसे समझो, यही तो होगा। आप कहें हाँ सर ये बात तो हमें एकदम सही बात है, यही होगा। तो हमने कहा जब यही होगा तो सिंपल सा फंडामेंटल है, निकाल लो। क्या निकालोगे, मान लो मुझे विलेय निकालना है, मान लो मुझे मोल अंश निकालना है, किसका, विलायक का निकालना है, किसका, विलायक का निकालना है, मोल अंश। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोल अंश विलायक का, किसका लिखेंगे बेटा, विलायक का। मोल अंश किसका लिखेंगे, विलायक का लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे आप, सीधा सीधा देखो, मोल अंश को किससे दर्शाते हो आप, x से, और विलायक का मतलब क्या हो गया, XA हो गया।
ब्लैक का मतलब ए हुआ ना, और मोल अंश का मतलब हुआ एक्स। तो शुद्ध क्या लिखोगे आप, विलायक का मोल अंश बटा टोटल बिलियन का मोल अंश नहीं, मोल होगा यार। ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, ध्यान से, मोल का मतलब n, विलायक किससे दर्शा करते हैं, a से, n a अपान बिलियन का कुल मोल क्या होता है, यह निकाले थे हमने, बिलियन का कुल मोल Na प्लस Nb। यानी जनरली अगर देखें तो XA बराबर निकल के आया है Na अपान Na प्लस Nb। इसी तरह हम XB का निकालेंगे अगर, तो अगर यहाँ पे A की जगह B है तो बस ठीक है, यहाँ पे N की जगह क्या हो जाएगा, Nb अपान Na प्लस Nb। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का, इसका हो जाएगा ये विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। ठीक है, इस तरह से करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो बेटवा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है नॉर्मलता और फार्मलता। देखो नॉर्मलता फार्मलता यूज कहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। नॉर्मलता बराबर एक सिंपल सुनो, नॉर्मलता किसे कहते हैं अगर तुमसे बोला जाए क्या होता है नॉर्मलता, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना। नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मैलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मैलिटी। वो होता है क्या, संयोजकता गुणे मोलरता। कहीं कहीं इसको संयोजकता को लिखते हैं क्षारकता, ध्यान से सुनना, कहीं कहीं इसकी जगह लिखा रहता है क्षारकता। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्षारकता कैसे निकाली जाती है, जैसे हमारे पास H2SO4 है, HCl है, H2 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे जितना होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 क्षारकता हो जाएगी, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो ये क्षारकता हो जाता है। तो अगर तुमसे बोला जाए इसकी परिभाषा बनाओ नॉर्मलता की, तो कैसे बनाओगे भैया, सिंपल सा, बहुत सिंपल परिभाषा है। देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे, सुनो, लिखोगे यहाँ पे नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो सीधा बोलोगे कि क्षारकता और मोलरता के गुणनफल को क्या लिखोगे, मोलरता तथा क्षारकता के गुणनफल को क्या बोल देते हैं हम, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलता कहते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा नॉर्मलता होते हैं। ठीक है, हाँ। इसी तरह हमारे पास आती है फार्मलता। देखो फार्मलता यूज कहाँ पे होती है, दिखाते हैं तुम्हें। फार्मलता यूज करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो ये आयनिक कंपाउंड के लगता है, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है, आयनिक यौगिकों के लिए लगता है जिसके अंदर आयन होते हैं, जैसे NaCl हमारे पास है उसके लिए लगता है। जैसे हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पे NaCl होता है। क्लियर मेरी बात है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, सिंपल से पहले फार्मलता को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। देखो यहाँ पे बिलियन में उपस्थित विलेय के सूत्र इकाइयों की संख्या, इसको डिटेल में बात करेंगे हम, इस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बटा बिलियन का कुल आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। क्या है बिलियन कुल आयतन किसमें बेटा, यहाँ पे लीटर में, है ना। तो बस इससे क्या कहते हैं हम, फार्मलता बोल देते हैं। इसका सूत्र यहाँ से बनाना चाहो तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सूत्र कैसे बनाया जाएगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है।
और बिना होमवर्क करे मत आना। बिलियन में उपस्थित विलेय सूत्र इकाइयों की संख्या तथा बिलियन कुल आयतन के अनुपात को हम फार्मलता बोल देते हैं, और इस पर डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब आएगी? फिर से आएगी ये ट्यूसडे को। किस दिन आएगी? ट्यूसडे मतलब मंगलवार को आएगी 6 बजे शाम, एकदम बेहतरीन तरीके से। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज सारी टॉपिक जितने हमने आज बात किया था, हमने सारे टॉपिक को आज कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम बेसिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जो होमवर्क दिया है होमवर्क करके जरूर आना, और पढ़ाई को बेहतरीन और बेजोड़ तरीके से करते रहो। आगे के लेक्चर में चैप्टर और उसके साथ न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड ऑल ऑफ यू। जितने हो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते हो बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।